नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी में, जहां हम आपको सुनाते हैं दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां। यहां आपको मिलेंगी वे कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपको नींद नहीं आने देंगी। हर कहानी के पीछे छुपा है एक रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो बंद कर लीजिए अपने कमरे की लाइट्स और तैयार हो जाइए एक अनजानी और भयानक दुनिया में कदम रखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राजू कुमार एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर भारतीय सड़क परिवहन की जटिलताओं को बहुत अच्छी तरह समझता है। वह 45 साल का है, एक मजबूत और सजीव व्यक्तित्व वाला आदमी जिसकी जीवन की धुरी उसकी ट्रक है। उसके हाथों की कठोरता और चेहरा पर उकेरे गए समय के निशान उसकी लंबी यात्राओं और कठिन काम के गवाह है। राजू का जीवन उन सड़कों पर बीता है जहां गाड़ी चलाना सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि एक कला भी है। राजू की दिनचर्या बेहद नियमित और अनुशासित है। वह सुबह की पहली किरण के साथ उठता है और अपनी ट्रक की जांच करता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ सही है। यह उसकी आदत है कि वह हर रोज अपनी ट्रक की सफाई करता है और इंजन के तेल, ब्रेक्स और अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों की जांच करता है। यह उसकी जिम्मेदारी और पेशेवरता का हिस्सा है। एक बार ट्रक तैयार हो जाने के बाद वह भोजन के बिना ही अपने सफर की शुरुआत करता है, क्योंकि उसके लिए समय की कीमत बहुत बड़ी होती है। राजू का काम मुख्यतः उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में सामान की ढुलाई करना है। उसका मार्ग हमेशा एक ही होता है, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार और कभी-कभी मध्य प्रदेश तक। यह मार्ग राजू के लिए केवल एक काम का रास्ता नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का हिस्सा भी है। इस मार्ग पर उसकी गहरी पहचान है और वह इस मार्ग की हर ऊंचाई नीचाई, हर मोड़ और हर खामी को बखूबी जानता है। इस मार्ग में एक विशेष स्थान है, एक पुराना और कुख्यात पुल। यह पुल जो सालों पुराना है, किसी समय एक प्रमुख रास्ता था, लेकिन अब इसका बाहरी सौंदर्य और उपयोगिता दोनों ही समाप्त हो चुके हैं। पुल के किनारे पर घने पेड़ और झाड़ियां हैं जो इसे और भी रहस्यमय बना देते हैं। इसे खूनी पुल के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि यहां कई भयानक दुर्घटनाएं हो चुकी है। पुल की सतह पर खिसकते पत्ते और समय की धूल इसे और भी डरावना बना देती है। राजू के लिए यह पुल विशेष महत्व रखता है। वह वर्षों से इस पुल से गुजर रहा है और उसने कई बार सुना है कि इस पुल पर अजीब घटनाएं होती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि पुल पर रात के समय एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है। राजू, जो इन कहानियों को हमेशा अंधविश्वास मानता आया है, ने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह जानता है कि इस पुल के बारे में बात करने से उसका काम प्रभावित हो सकता है और इसलिए वह इसे नजरअंदाज कर देता है। राजू की आदतों में एक विशेष बात यह है कि वह कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। वह पुल पर पहुंचते ही अपनी ट्रक की गति कम कर देता है, क्योंकि वह जानता है कि पुल की खराब स्थिति उसे कोई भी खतरा दे सकती है। यही वजह है कि उसने कई बार इस पुल को पार किया है और हमेशा से सुरक्षित पार कर लिया है। लेकिन हर बार जब वह इस पुल से गुजरता है तो उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास होता है और कभी-कभी उसे लगता है कि किसी की निगाहें उसे देख रही है। यह एहसास उसके दिल में एक गहरी छाप छोड़ता है, लेकिन वह हमेशा इसे नजरअंदाज कर देता है। राजू के लिए इस पुल का एक और विशेष महत्व है। यह पुल उसके रोजमर्रा के मार्ग का हिस्सा है और उसने कभी नहीं सोचा कि यह उसकी जिंदगी को किसी तरह से प्रभावित कर सकता है। लेकिन इस पुल के साथ जुड़ी घटनाएं और कहानियां हमेशा उसके मन में एक रहस्यमय धुंध बना देती। कभी-कभी जब वह पुल के पास से गुजरता है तो उसे महसूस होता है कि यहां कुछ तो है जो सामान्य नहीं है, लेकिन वह इस एहसास को अपने काम की बाधा मानकर नजरअंदाज कर देता है। राजू का जीवन सरल है, लेकिन इस पुल की रहस्यमयता ने उसके दिल और दिमाग में एक गहरी छाप छोड़ दी है। हर बार जब वह पुल के पास से गुजरता है तो उसके मन में एक सवाल उठता है, क्या वास्तव में कुछ असामान्य है या यह सब सिर्फ मन की कल्पनाएं हैं? इस सवाल का जवाब पाने के लिए वह अपनी पूरी यात्रा के दौरान पुल से जुड़े अंधविश्वासों और कहानियों को हल्के में लेते हुए
अपने रास्ते पर चलता है। राजू की यह दिनचर्या और पुल की यह रहस्यमयता एक दिन उसे एक ऐसे खतरे का सामना कराएगी जो उसकी पूरी समझ और धैर्य को चुनौती देगा। लेकिन अभी तक पुल के प्रति उसका दृष्टिकोण एक सामान्य मार्ग की तरह ही है और वह इसे पार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के एक छोटे से गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना और खस्ताहाल पुल स्थित है। यह पुल, जिसे स्थानीय लोग खूनी पुल के नाम से जानते हैं, एक बार में एक प्रमुख सड़क पर बना था जो दिल्ली और बिहार के बीच यातायात की मुख्य धारा थी। पुल का निर्माण ब्रिटिश काल के दौरान हुआ था, जब सड़क परिवहन के लिए इसका महत्व था। आज के समय में यह पुल सड़कों के जाल के बीच एक अनदेखा और लगभग भुला हुआ खंड बन गया है, लेकिन इसका अतीत आज भी लोगों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ता है। पुल की संरचना उस समय की इंजीनियरिंग का उदाहरण है, जिसमें मोटी पत्थरों की दीवारें और एक संकीर्ण सड़ी डेक है जो दो ओर खड्डों को जोड़ती है। पुल के दोनों किनारे पर घने पेड़ और झाड़ियां उग चुकी है, जिनकी शाखाएं पुल की सतह पर लटकती रहती है। इन पेड़ों की वजह से पुल की दृश्यता कम हो जाती है और यह अंधेरे में और भी डरावना नजर आता है। इसके बावजूद यह पुल आज भी गांव वासियों और सड़क पर चलने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग का हिस्सा है, लेकिन इसके डरावने इतिहास के कारण इसे आमतौर पर नजरअंदाज किया जाता है। खूनी पुल पर दुर्घटनाओं का इतिहास सालों पुराना है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पुल पर हर साल कई दुर्घटनाएं होती है, खासकर उन रातों में जब मौसम खराब होता है या जब अंधेरा गहराता है। कहते हैं कि यह पुल न केवल अपनी पुरानी स्थिति के कारण बल्कि किसी अज्ञात कारण से भी दुर्घटनाओं का कारण बनता है। प्रत्येक साल की शुरुआत में जब मौसम की पहली बारिश होती है तो पुल की सतह पर कीचड़ और पानी जमा हो जाता है। इस समय पुल पर गाड़ी चलाना खतरनाक हो जाता है और कई ट्रक और कारें फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसके अलावा कई बार रात के समय, विशेषकर पूर्णिमा की रात, अजीब घटनाएं घटती हैं। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने पुल पर अजीब तरह की हलचलें महसूस की है, जैसे कि गाड़ियों का अनियंत्रित हो जाना या अचानक ब्रेक फेल हो जाना। इन घटनाओं ने इस पुल को एक कुख्यात स्थान बना दिया है, जहां हर साल कुछ न कुछ दुर्घटनाएं होती हैं। खूनी पुल के बारे में स्थानीय लोगों के बीच कई कहानियां और अफवाहें फैली हुई है। ये कहानियां सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है और इनका विवरण अक्सर घटनाओं की विचित्रता और अजीब परिस्थितियों से भरा होता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पुल पर अंधेरे में और भी अजीब घटनाएं घटती है, जिन्हें शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। एक प्रमुख कहानी यह है कि पुल पर रात के समय एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है। कहते हैं कि लड़की की आत्मा ने पुल पर कई बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। स्थानीय लोग बताते हैं कि जो लोग पुल से गुजरते समय इस आत्मा को देखते हैं, वे अक्सर सड़क पर अपने वाहन को नियंत्रित नहीं कर पाते और दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस आत्मा का चेहरा बेहद डरावना है और उसके आंखों में एक निरंतर दर्द और सच्चाई की खोज की झलक है। दूसरी कहानी यह है कि पुल पर हर पूर्णिमा की रात एक अजीब तरह की ठंडक महसूस होती है और आवाजें सुनाई देती है, जैसे कि किसी के रोने या चीखने की आवाजें। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने पुल पर गुजरते समय अचानक तेज ठंडक का अनुभव किया और महसूस किया कि पुल के आसपास कुछ असामान्य गतिविधियां हो रही हैं। खूनी पुल की आत्मा से जुड़ी सबसे चर्चित कहानी एक लड़की की है, जिसका नाम सुनीता था। सुनीता एक स्थानीय गांव की रहने वाली थी, जिसकी मृत्यु इस पुल पर एक दर्दनाक दुर्घटना के कारण हुई थी। सुनीता की कहानी एक गहरी त्रासदी को दर्शाती है, जो आज भी लोगों के दिलों में ताजा है। सुनीता एक साधारण गांव की लड़की थी, जो अपनी पढ़ाई और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए जीवन बिता रही थी। वह एक दिन अपने परिवार के साथ एक रिश्तेदार के यहां जाने के लिए यात्रा कर रही थी। सुनीता का परिवार एक पुराने ट्रक से यात्रा कर रहा था और उस दिन ट्रक की स्थिति ठीक नहीं थी। पुल पर पहुंचते ही ट्रक का ब्रेक फेल हो गया और ट्रक तेजी से पुल पर लुढ़क गया। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि ट्रक पुल की दीवार को तोड़ते हुए नीचे गिर गया।
इस दुर्घटना में सुनीता की मौत हो गई और अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सुनीता की मौत ने पूरे गांव को हिला दिया और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुनीता की आत्मा अब भी पुल पर घूमती रहती है और वह हर रात अपने दुखों का समाधान खोजती है। कई बार जब लोग इस पुल से गुजरते हैं तो वे महसूस करते हैं कि सुनीता की आत्मा की उपस्थिति उनके साथ है। उसकी आत्मा की खोज में कई लोगों ने असामान्य घटनाओं का सामना किया है और इसके बाद पुल पर दुर्घटनाएं बढ़ गई है। सुनीता की मौत के बाद पुल को लेकर कई पूजा पाठ और अनुष्ठान किए गए, लेकिन किसी को भी उसकी आत्मा को शांति देने में सफलता नहीं मिली। स्थानीय लोग मानते हैं कि जब तक सुनीता की आत्मा को शांति नहीं मिलती, पुल पर दुर्घटनाएं होती रहेंगी। इस प्रकार खूनी पुल का इतिहास एक त्रासदी, दुर्घटनाओं और आत्मा की खोज की गहरी कहानी को दर्शाता है। पुल पर हुई दुर्घटनाओं और सुनीता की आत्मा की उपस्थिति ने इसे एक रहस्यमय और डरावना स्थान बना दिया है, जो अब भी स्थानीय लोगों और यात्रियों के बीच चर्चा का विषय है। राजू कुमार की रात की शुरुआत हमेशा एक जैसे होती है। वह देर शाम को अपने ट्रक में बैठता है और यात्रा के लिए तैयार होता है। यह दिन भी सामान्य था। उसने अपना ट्रक ठीक से तैयार किया, एक आखिरी बार उसकी जांच की और फिर अपनी यात्रा की शुरुआत की। यह एक साधारण मार्ग था जिसमें दिल्ली से उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की यात्रा शामिल थी। राजू ने अपने ट्रक के इंजन को स्टार्ट किया और उसकी गहरी गाड़ी की गूंज ने उसे परिचित ध्वनि में बदल दिया। राजू की दिनचर्या एक तरह से उसकी दूसरी प्रकृति बन चुकी है। वह इस मार्ग पर कई बार यात्रा कर चुका है और हर बार वह इसे सहजता से पार कर लेता है। इस रात भी उसने जैसे ही दिल्ली की सीमा छोड़ी, उसने अपने नियमित गाने चलाए और गाड़ी की गति को नियंत्रण में रखते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। सड़कें साफ थीं और मौसम भी ठीक था। जब तक वह शाम की चाय के साथ गुजारने का ख्याल कर रहा था, सब कुछ ठीक लग रहा था। हालांकि उस रात के लिए एक विशेष वजह थी, एक गहरी और पुरानी यादें जो उसके दिल में बसी हुई थी। पुल पर होने वाली घटनाओं की कहानियां हमेशा से उसकी जिज्ञासा का कारण रही थी, लेकिन उसने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया। वह बस अपने काम पर ध्यान केंद्रित करता रहा और कभी भी इन कहानियों को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन उस रात कुछ ऐसा था जो उसे महसूस करवा रहा था कि यह एक अलग रात हो सकती है। जैसे जैसे रात गहराती गई, राजू ने सड़क पर आने वाले संकेतों को ध्यान में रखा। वह पुल की ओर बढ़ रहा था, जो उसकी यात्रा के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में जाना जाता था। पुल के पास पहुंचते ही राजू ने देखा कि सड़क पर आवाजाही कम हो गई थी। पुल पर पहुंचना एक विशेष स्थिति का संकेत था और राजू के मन में इसके बारे में अतीत की कहानियां ताजा हो रही थी। पुल की ओर बढ़ते समय राजू ने अपने ट्रक की गति धीरे कर दी। यह एक आदत थी, क्योंकि पुल की स्थिति को देखते हुए उसे सावधानी बरतनी पड़ती थी। रात के समय पुल की स्थिति और भी कठिन हो जाती थी और राजू जानता था कि यहां से गुजरना खतरनाक हो सकता है। पुल के पास पहुंचते ही उसने देखा कि सड़क के किनारे की झाड़ियां और पेड़ उसकी दृष्टि को बाधित कर रहे थे। पुल पर पहुंचते ही उसकी आंखों ने अंधेरे को सहारा देने की कोशिश की और उसने अपने ट्रक के अंदर की लाइट्स को चालू कर दिया। जैसे ही राजू ने पुल पर कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। यह ठंडक सामान्य ठंड से बिल्कुल अलग थी। यह एक भावनात्मक ठंडक थी जो उसके दिल को ठहराने का एहसास करवा रही थी। पुल पर आते ही राजू ने महसूस किया कि उसका ट्रक अचानक धीमा हो गया है, जैसे कि वह खुद किसी अवरुद्ध ऊर्जा से प्रभावित हो रहा हो। ट्रक की लाइट्स ने पुल की सतह को चमकाया और वह देख सकता था कि पुल की दीवारों पर जमी धूल और जंग ने इसे और भी भयावह बना दिया था। राजू ने अपने ट्रक को धीरे धीरे चलाया और जैसे ही वह पुल के बीच में पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि ठंडक और भी गहरी हो गई है। उसकी सांसें भी ठंडी हो गई और उसे एक अजीब सा डर महसूस हुआ। यह ठंडक ऐसी थी जैसे कोई न दिखाई देने वाली शक्ति उसके आसपास हो। उसने ट्रक की विंडशील्ड पर ध्यान दिया और अचानक उसे लगा जैसे वह किसी अदृश्य ताकत के संपर्क में आ गया हो। उसकी नजरें पुल के चारों ओर की छायाओं को देखने लगी और उसने सोचा
कि क्या वह वास्तव में कोई अजीब चीज देख रहा है। राजू की आंखों में उस रात के दृश्य गहरे छाप छोड़ गए। पुल पर वह अजीब ठंडक और डर के अलावा उसके मन में अतीत की घटनाएं भी ताजा हो गई। उसने कई बार सुना था कि इस पुल पर एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है, लेकिन उसने कभी भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। वह मानता था कि यह सब लोक कथाएं और अंधविश्वास है, लेकिन उस रात उसे महसूस हुआ कि कुछ तो असामान्य था। राजू ने याद किया कि कुछ साल पहले उसने भी पुल पर एक लड़की को देखा था। उस समय उसने इसे एक धोखा मान लिया था, क्योंकि वह रात का अंधेरा और सड़क की स्थिति के कारण अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका था। लेकिन उस रात जब उसने एक बार फिर उसी लड़की को देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी आंखें उसे झूठ नहीं बता रही थी। लड़की का चेहरा धुंधला था और उसकी आंखें एक चिरकालिक पीड़ा का संकेत दे रही थी। राजू ने महसूस किया कि लड़की की उपस्थिति ने उसके दिल में गहरे जख्मों को हिला दिया था। राजू ने पुल पर कई बार उस लड़की को देखा था, लेकिन उसने कभी भी इन घटनाओं को गंभीरता से नहीं लिया। वह मानता था कि यह सब केवल उसके दिमाग की कल्पनाएं हैं, लेकिन उस रात उसे एक अलग ही अनुभव हुआ। लड़की की उपस्थिति और अजीब ठंडक ने उसे विचलित कर दिया था। पुल पर से गुजरते समय राजू ने महसूस किया कि लड़की का चेहरा और उसके आंखों में छिपी दर्द की कहानी एक बार फिर उसे घेर रही थी। उस रात राजू ने अपने ट्रक को पुल के दोनों ओर से सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन उसके मन में एक गहरी छाप छोड़ गई थी। उसने अपनी आंखों को विश्वास दिलाया कि वह जो भी देख रहा था वह सच था। उसने महसूस किया कि पुल की आत्मा और लड़की की उपस्थिति ने उसकी यात्रा को एक नई दिशा दे दी थी। राजू के अनुभव ने उसे यह समझने में मदद की कि पुल की कहानी केवल लोक कथा नहीं थी, बल्कि यह एक सच्चाई थी जो उसके सामने प्रकट हो रही थी। यह अनुभव उसे हमेशा याद रहेगा और उसने तय किया कि वह अपनी यात्राओं में अधिक सतर्क रहेगा। पुल पर होने वाली घटनाओं ने उसे एक नई जागरूकता दी और उसने महसूस किया कि अंधविश्वास और कहानियां कभी भी वास्तविकता से दूर नहीं होती। राजू की यह रात एक नई समझ और संवेदनाओं का आगाज थी जो उसकी आगे की यात्राओं को प्रभावित करेगी। पुल पर अनुभव की गई ठंडक और लड़की की आत्मा की उपस्थिति ने उसे एहसास दिलाया कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो केवल मान्यता की बात नहीं होती, बल्कि सच्चाई की छाया होती है। रात का घना अंधेरा पुल के ऊपर एक काली चादर की तरह फैल चुका था। राजू ने पुल पर प्रवेश किया तो उसे लग रहा था जैसे सब कुछ सामान्य है, लेकिन जैसे ही वह पुल के मध्य में पहुंचा, एक अजीब सी अनुभूति उसके शरीर में समा गई। रात की ठंडक और पुल की खस्ताहाल स्थिति ने एक अलग ही माहौल बना दिया। राजू ने अपनी आंखों को चौकस रखा, क्योंकि वह जानता था कि इस पुल के बारे में कई डरावनी कहानियां हैं। उस रात एक बार फिर उसने वही अजीब सी ठंडक महसूस की जो पहले भी महसूस हो चुकी थी। उसकी आंखों ने पुल की दीवारों और उसके चारों ओर की घनी झाड़ियों को देखा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य दिखाई नहीं दिया। वह सोच रहा था कि शायद यह सब उसके दिमाग का खेल है, लेकिन अचानक उसके ट्रक की लाइट्स ने पुल पर एक क्षणिक धुंधला दृश्य प्रस्तुत किया। एक लड़की की आकृति। लड़की की उपस्थिति ने राजू की धड़कनों को तेज कर दिया। वह जानता था कि उसने पहले भी इस पुल पर एक लड़की को देखा था, लेकिन तब उसने इसे महज अंधविश्वास मान लिया था। अब उसी लड़की की उपस्थिति ने उसे पूरी तरह से चौंका दिया। लड़की का रूप उस रात के अंधेरे में और भी भयानक लग रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन उनकी चमक में एक अनजाना भय था। राजू ने ट्रक की लाइट्स को लड़की की ओर निर्देशित किया। उसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी और वह नंगे पांव पुल की सतह पर खड़ी थी। लड़की का चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा और आक्रोश का संकेत था। उसकी साड़ी पुरानी और फटी हुई थी और उसके बाल अस्त व्यस्त थे, जैसे कि कई दिनों से वह इस पुल पर भटक रही हो। लड़की ने अपने हाथों से हवा में एक अजीब सी गतिविधि की, जैसे कि वह कुछ संकेत दे रही हो। उसकी आंखें राजू की ओर गहरी नजरों से देख रही थीं और उसकी उपस्थिति ने पुल की पूरी सतह को और भी भयावह बना दिया था। राजू को लगा कि लड़की का रूप और उसकी गतिविधियां
उसके दिल की धड़कन को रोकने का प्रयास कर रही है। लड़की का चेहरा धीरे धीरे और भी धुंधला होता गया और उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल था। उसने धीरे धीरे पुल के किनारे की ओर बढ़ना शुरू किया, जैसे कि वह राजू की ओर कुछ बताना चाहती हो। राजू की आंखें लड़की की हर गतिविधि पर टिकी हुई थीं और वह महसूस कर रहा था कि उसकी हर हलचल उसके अंदर एक गहरा भय पैदा कर रही थी। राजू ने अपने ट्रक को धीमा किया और ब्रेक को दबाया, लेकिन ट्रक की गति नियंत्रण से बाहर हो गई। जैसे ही वह लड़की के पास पहुंचा, उसका ट्रक अचानक एक अजीब तरह के झटके से ठहर गया। उसकी आंखों के सामने पुल की सतह पर एक रहस्यमय शक्ति ने उसे रोक दिया था। राजू ने अपने ट्रक के ब्रेक्स को पूरी ताकत से दबाया, लेकिन गाड़ी की गति में कोई सुधार नहीं हुआ। राजू का दिल धड़कने लगा और उसकी सांसें तेज हो गई। वह पूरी तरह से सशंकित था और उसे लगा जैसे उसका ट्रक खुद ही किसी अनजानी ताकत के प्रभाव में आ गया हो। ट्रक की लाइट्स ने लड़की के भयानक रूप को और भी स्पष्ट कर दिया और राजू ने देखा कि लड़की की आंखें अब और भी डरावनी लग रही थीं। उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द और भय था जो किसी भी जीवित व्यक्ति के मन को हिला देने के लिए काफी था। राजू ने एक बार फिर कोशिश की कि वह ट्रक को नियंत्रित कर सके, लेकिन हर प्रयास विफल हो गया। ट्रक की स्थिति पर नियंत्रण पूरी तरह से बाहर हो चुका था और राजू ने महसूस किया कि वह अब पूरी तरह से असहाय हो चुका है। ट्रक की लाइट्स ने लड़की के चेहरे को फिर से देखा और वह देख सकता था कि लड़की की आंखों में अब एक गहरी उदासी और चुप्पी छाई हुई थी। राजू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रक को स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन स्थिति और भी बिगड़ती गई। लड़की की आंखें राजू की ओर घूर रही थीं और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और दर्द मिश्रित हो रहा था। लड़की की उपस्थिति ने राजू को पूरी तरह से चौंका दिया था और उसकी आत्मा में एक गहरा भय समा गया था। राजू ने देखा कि लड़की धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका चेहरा पूरी तरह से बुझ चुका था। लड़की की उपस्थिति ने पुल पर एक ऐसा माहौल बना दिया था जो शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल था। राजू ने महसूस किया कि लड़की की आत्मा को शांति की आवश्यकता थी और उसका दर्द और भय उसकी पूरी उपस्थिति में समाया हुआ था। राजू ने देखा कि लड़की उसकी ओर बढ़ रही थी और उसने महसूस किया कि उसकी आंखों में एक गहरी चुप्पी और दर्द का संकेत था। लड़की की उपस्थिति ने राजू को पूरी तरह से अवाक कर दिया था और उसने महसूस किया कि यह सब एक भयानक वास्तविकता है जिसे वह नकार नहीं सकता। लड़की के चेहरे पर पड़ी उदासी और दर्द ने राजू के दिल को हिला दिया। उसने महसूस किया कि लड़की की आत्मा पुल पर भटक रही थी और उसकी आत्मा को शांति की आवश्यकता थी। राजू ने देखा कि लड़की की आंखों में एक अनकही कहानी छिपी हुई थी जो उसकी पूरी उपस्थिति में स्पष्ट थी। राजू ने अपनी पूरी कोशिश की कि वह ट्रक को नियंत्रित कर सके, लेकिन वह पूरी तरह से असमर्थ था। उसकी आंखें लड़की की आंखों में घुसी हुई थी और वह महसूस कर रहा था कि लड़की की आत्मा को शांति देने का प्रयास करना चाहिए। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक अंतर्मुखी शांति की खोज की ताकि लड़की की आत्मा को शांति मिल सके। राजू की यह भयावह रात एक गहरी समझ और संवेदनाओं का आगाज थी। लड़की की उपस्थिति ने उसे एहसास दिलाया कि पुल पर होने वाली घटनाएं केवल लोक कथाएं नहीं है, बल्कि एक गहरी सच्चाई है जो उसकी पूरी यात्रा को प्रभावित कर रही है। लड़की की आंखों में दर्द और डर का मिश्रण उसे हमेशा याद रहेगा और उसने महसूस किया कि अंधविश्वास और कहानियां कभी भी वास्तविकता से दूर नहीं होती। राजू ने अपनी यात्रा समाप्त की और पुल के दोनों ओर से सुरक्षित निकल गया, लेकिन उसकी रात की भयावह घटना ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। लड़की की आत्मा की उपस्थिति और उसकी गहरी दर्द की कहानी ने उसे एक नई जागरूकता और संवेदनाएं दी। अब राजू अपनी यात्राओं में और अधिक सतर्क रहेगा और उसने यह समझा कि पुल की कहानियां केवल लोक कथाएं नहीं है, बल्कि जीवन की एक सच्चाई भी हो सकती है। राजू की धड़कनें तेज हो रही थी और उसके दिल की धड़कनें उसकी पूरी सृष्टि को महसूस हो रही थी। वह महसूस कर रहा था कि इस पुल पर उसने कुछ ऐसा देखा है जो उसकी पूरी दुनिया को बदल देगा। लड़की की उपस्थिति
और उसके भयानक रूप ने राजू को पूरी तरह से अवाक कर दिया था। ट्रक को नियंत्रित करने की उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थी और उसने महसूस किया कि अब वह अपनी जान को बचाने के लिए कुछ करना होगा। राजू ने अपना मन मजबूत किया और हर संभव प्रयास किया कि वह अपने ट्रक को नियंत्रित कर सके। उसने ब्रेक्स को पूरी ताकत से दबाया और ट्रक की गति को कम करने की कोशिश की। एक अजीब सी शक्ति ने ट्रक को रोक रखा था और उसे यह महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य ताकत उसके मार्ग को अवरुद्ध कर रही। लेकिन राजू ने गहरी सांस ली और पूरी ताकत लगाई। उसने अपनी आंखों को लड़की से हटाया और ट्रक की पूरी ध्यान केंद्रित किया। उसने ट्रक को धीरे धीरे पुल से बाहर निकालने की कोशिश की और जैसे ही वह पुल के पार पहुंचा, उसने महसूस किया कि अचानक सब कुछ सामान्य हो गया था। पुल की ठंडक और अंधेरा अब पीछे छूट चुका था और वह सुरक्षित रूप से दूसरी ओर पहुंच चुका था। जब राजू ने अपनी यात्रा को पूरा किया तो उसकी स्थिति चिंताजनक थी। उसने अपनी जान को बचा लिया था, लेकिन उसकी आत्मा और मन पर गहरी छाप छोड़ गई थी। वह जानता था कि उसने कुछ ऐसा देखा है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। राजू ने जब अपनी यात्रा समाप्त की तो वह अपनी स्थिति को ठीक से समझ नहीं पा रहा था। उसकी हाथ पैर कांप रहे थे और उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसे उस रात की घटना के बाद मानसिक संघर्ष का सामना करना पड़ा। लड़की की आत्मा की उपस्थिति और पुल की ठंडक ने उसकी पूरी सोच को प्रभावित कर दिया था। राजू ने अपनी गाड़ी को पार्क किया और कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों में एक स्थिरता थी और वह अपने अनुभवों को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने सोचा कि क्या वह सचमुच किसी आत्मा से मिला था या यह सब उसकी कल्पनाएं थी, लेकिन उसका दिल जानता था कि उसने जो देखा वह वास्तविक था। राजू की रातों की नींद पूरी तरह से उड़ी हुई थी। हर रात वह लड़की के चेहरे को अपने सपनों में देखता था और उसकी आंखों में छिपे दर्द और भय ने उसे सुलाने की कोशिश की। उसने कई बार अपनी आंखें खोली और अपने आप को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि यह सब सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी और वह अपने अनुभवों से बाहर नहीं आ पा रहा था। राजू ने महसूस किया कि उसे पुल पर मरने वाली लड़की की आत्मा के बारे में और अधिक जानने की आवश्यकता है। उसने स्थानीय लोगों से संपर्क किया और पुल की कहानी और लड़की की आत्मा के बारे में जानकारी जुटाई। स्थानीय लोगों ने उसे बताया कि लड़की की आत्मा पुल पर कई वर्षों से भटक रही है और उसकी आत्मा को शांति की आवश्यकता है। राजू ने यह भी सुना कि लड़की की मृत्यु एक भयानक दुर्घटना के कारण हुई थी और उसके बाद से उसकी आत्मा पुल पर भटक रही है। स्थानीय कहानियों और अफवाहों के अनुसार लड़की की आत्मा ने कई लोगों को अपनी उपस्थिति से प्रभावित किया है और उसे शांति दिलाने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली है। राजू ने पाया कि लड़की की आत्मा की शांति के लिए कई धार्मिक अनुष्ठान और पूजा की गई थी, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई। यह सब जानकर राजू ने महसूस किया कि लड़की की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसे कुछ विशेष प्रयास करने होंगे। राजू ने अपनी जानकारी और अनुभवों के आधार पर यह तय किया कि वह लड़की की आत्मा की शांति के लिए कुछ करेगा। उसने सोचा कि उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसे कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। राजू ने स्थानीय पंडितों और धार्मिक गुरु से संपर्क किया और उनकी सलाह ली। पंडितों ने राजू को बताया कि आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जा सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि राजू को पुल पर एक विशेष पूजा आयोजित करनी चाहिए, जिसमें विशेष मंत्र और यंत्रों का उपयोग किया जाए। पूजा का उद्देश्य आत्मा को शांति देना और पुल के ऊपर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करना था। राजू ने यह संकल्प लिया कि वह लड़की की आत्मा की शांति के लिए पूरी मेहनत करेगा। उसने स्थानीय लोगों और पंडितों के साथ मिलकर पूजा की तैयारी शुरू की। उसने पुल के पास एक स्थान को चुना जहां पूजा आयोजित की जा सके। राजू ने सब कुछ व्यवस्थित किया, पंडितों को बुलाया, पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जुटाई और लोगों को निमंत्रण भेजा। पूजा का दिन आया और राजू ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा की। उसने पुल पर विशेष मंत्रों का उच्चारण किया और यंत्रों का उपयोग किया। पूजा के दौरान
राजू ने अपने दिल से प्रार्थना की कि लड़की की आत्मा को शांति मिले और पुल पर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो। राजू की पूजा के बाद उसने महसूस किया कि पुल का वातावरण कुछ बदल गया है। पुल पर की ठंडक और अजीब सा माहौल कम हो गया था। उसे उम्मीद थी कि पूजा के बाद लड़की की आत्मा को शांति मिलेगी और पुल पर होने वाली दुर्घटनाएं कम होंगी। राजू की यह यात्रा उसे एक नई समझ और संवेदनाओं की ओर ले गई। लड़की की आत्मा की शांति के लिए किया गया उसका प्रयास उसे मानसिक शांति प्रदान करने वाला था। उसने महसूस किया कि इस अनुभव ने उसे एक नई दिशा दी है और उसने अपने जीवन को एक नई संजीवनी देने का संकल्प लिया। राजू की आत्मा को अब शांति की अनुभूति हो रही थी और उसने तय किया कि वह अपनी यात्राओं में और अधिक संवेदनशील रहेगा। पुल पर बिताए गए उस डरावने पल ने उसे एक नई समझ और नई दिशा दी थी और उसने यह संकल्प लिया कि वह दूसरों को भी इस सच्चाई से अवगत कराएगा। इस प्रकार राजू ने अपनी यात्रा की समाप्ति पर लड़की की आत्मा की शांति के लिए किए गए प्रयासों की कहानी साझा की। उसकी यह यात्रा एक नई जागरूकता और समझ की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी और उसने अपने अनुभवों से सीखा कि कभी-कभी सच्चाई का सामना करना और सही कदम उठाना ही वास्तविक शांति की कुंजी होता है। राजू ने अपनी यात्रा के अनुभवों और लड़की की आत्मा की शांति के प्रयासों के बारे में अपने गांव के लोगों को बताने का निर्णय लिया। उसने गांव के प्रमुखों और बुजुर्गों को अपनी कहानी सुनाई, साथ ही पुल पर किए गए पूजा और अनुष्ठानों के बारे में भी बताया। गांव के लोग उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते रहे और उनकी चिंताएं कम होने लगी। राजू ने उन्हें बताया कि पुल पर हुई पूजा ने वहां की नकारात्मक ऊर्जा को कम किया है और आत्मा को शांति देने का प्रयास किया गया है। गांव के लोगों ने राजू के प्रयासों को सराहा और उसकी बातों पर विश्वास किया। उन्होंने मिलकर एक सामूहिक अनुष्ठान आयोजित किया जिसमें स्थानीय पंडितों और ब्राह्मणों ने विशेष पूजा और हवन किया। इस अनुष्ठान का उद्देश्य पुल पर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करना और आत्मा को शांति देना था। पूजा के बाद पुल पर एक नई ऊर्जा का अनुभव हुआ और स्थानीय लोगों ने महसूस किया कि वहां का वातावरण बदल गया है। पुल पर होने वाली दुर्घटनाओं में भी कमी आई। राजू ने यह देखा कि जैसे ही अनुष्ठान और पूजा पूरी हुई, पुल की स्थिति बेहतर होने लगी। अब वहां की ठंडक और अजीब माहौल धीरे धीरे कम हो रहा था। स्थानीय लोग और ट्रक ड्राइवरों ने भी इस बदलाव को महसूस किया और उन्होंने पुल पर सावधानीपूर्वक यात्रा करना शुरू कर दिया। राजू ने अपने अनुभव को साझा करने का निर्णय लिया और बाकी ड्राइवरों को चेतावनी दी। उसने उन्हें बताया कि पुल पर क्या हुआ था और कैसे आत्मा की शांति के लिए प्रयास किए गए। राजू ने यह भी बताया कि अंधविश्वास पर विश्वास करने के बजाय सही तरीके से समस्या को हल करने का प्रयास करना चाहिए। उसकी कहानी ने अन्य ड्राइवरों को सचेत किया और उन्हें पुल पर सावधान रहने की सलाह दी। राजू की कहानी का संदेश स्पष्ट था। अतीत की गलतियों को सुधारना और आत्माओं की शांति का महत्व समझना आवश्यक है। कभी-कभी अतीत की घटनाएं और गलतियां वर्तमान में भी प्रभाव डाल सकती है और सही तरीके से उनका समाधान करना ही सच्ची शांति की कुंजी होती है। राजू ने यह सीखा कि आत्मा की शांति और अतीत की गलतियों को सुधारने के प्रयास केवल व्यक्तिगत नहीं होते, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। उसकी यात्रा ने उसे यह समझाया कि हर घटना का एक कारण होता है और उसे सही तरीके से सुलझाने के प्रयास करने चाहिए। राजू की कहानी ने उसे एक नई दिशा दी और उसने आत्मा की शांति के महत्व को समझा, साथ ही दूसरों को भी इसके बारे में जागरूक किया। तो यहाँ खत्म होती है आज की पहली कहानी। चलिए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। दिल्ली का एक बड़ा और व्यस्त शहर जो हर कोने में जीवन और ऊर्जा से भरा हुआ है, पर इस भीड़ भाड़ के बीच में एक शांत और साधारण सा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स स्थित है। इस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के बाहरी हिस्से में एक हरा भरा बगीचा है जो शहर की हलचल से थोड़ी राहत प्रदान करता है। यह बगीचा बगल की बिल्डिंग की छत पर फैला हुआ है, जहां अपार्टमेंट्स की खिड़कियां खुलती हैं और सामने एक अच्छा नजारा पेश करती हैं। विवेक, जो अपने छोटे से शहर से दिल्ली में हाल ही में स्थानांतरित हुआ है,
अब इस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रह रहा है। उसकी आंखों में एक चमक है जो नए अनुभवों और अवसरों की खोज में है। नया शहर, नई जिंदगी और एक नया अपार्टमेंट, ये सब कुछ उसे उत्तेजना और उत्सुकता से भर देता है। विवेक ने एक छोटे लेकिन आरामदायक अपार्टमेंट को चुना है जो शीर्ष मंजिल पर स्थित है। इस अपार्टमेंट से उसे छत पर बने बगीचे का सुंदर दृश्य मिलता है। इसके अलावा उसकी बगल की खिड़की उसके पड़ोसी मीरा और उसके पति अरुण के किचन की खिड़की के सामने है। यह खिड़की उनके जीवन के कई रहस्यों को उजागर करने में विवेक की भूमिका निभाने वाली है। विवेक का अपार्टमेंट भले ही भव्य न हो, लेकिन उसकी सुविधाएं उसे खुश करने के लिए पर्याप्त हैं। किचन में एक छोटी सी बालकनी है जहां से वह अक्सर बाहरी नजारे देखता है। यहां एक शांति है जो उसे अपने पुराने शहर की यादों से जोड़ती है। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि दिल्ली की यह नई जिंदगी कई नए रंगों से भरी हुई है। विवेक 30 साल का एक युवा पुरुष जो एक साधारण और अंतर्मुखी स्वभाव का है। उसने अपने छोटे से शहर से दिल्ली में स्थानांतरित होने का निर्णय लिया था ताकि वह एक नए काम की तलाश कर सके और अपनी जिंदगी में कुछ नया अनुभव कर सके। वह किसी भी तरह की अधिक सामाजिकता से दूर रहता है और अपने समय का अधिकांश हिस्सा अकेले बिताना पसंद करता है। उसकी पसंदीदा गतिविधियों में पड़ोसियों के जीवन का अवलोकन शामिल है और यही उसकी आदतों का हिस्सा बन गई है। विवेक की आंखें हमेशा खिड़कियों पर टिकी रहती हैं, जो उसकी जिज्ञासा और आदत का हिस्सा है। अपने आंतरिक द्वारों को बंद रखते हुए वह अपने पड़ोसियों की जिंदगी के हर पहलू को देखकर आनंदित होता है। मीरा 28 साल की एक खूबसूरत और समझदार महिला है जिसकी आंखों में एक शांति और गहराई है। वह अपनी सुंदरता और आत्मविश्वास के बावजूद अपने पति के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। मीरा का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, लेकिन वह अपनी स्थिति को स्वीकार करती है और अपनी दिनचर्या को निभाती है। उसने कभी शिकायत नहीं की और उसकी मुस्कान में भी एक दर्द की झलक होती है। मीरा का सौम्य स्वभाव और सजीव व्यक्तित्व उसकी भीतरी संघर्ष को छिपाने में सक्षम है। वह किचन टेबल पर घंटों बैठी रहती है, जहां वह अपने दिल के भीतर चल रहे संघर्ष को झेलती है। अरुण मीरा का पति 35 साल का एक क्रूर और नियंत्रक व्यक्ति है। उसकी आंखों में एक सख्तपन और ठंडापन है जो उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है। अरुण का व्यवहार और उसके क्रूरता की स्थिति मीरा के जीवन को कठिन बना देती है। उसका हर दिन गालियों और धमकियों से भरा होता है और वह मीरा के प्रति अपनी शक्ति और नियंत्रण को प्रदर्शित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। अरुण का जीवन का एकमात्र उद्देश्य अपनी पत्नी को नीचा दिखाना और अपने अधीन रखना है। उसकी क्रूरता और स्वार्थी स्वभाव ने उसकी पत्नी के जीवन को कष्टदायक बना दिया है और उसका व्यवहार धीरे धीरे उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को बिगाड़ता जा रहा है। दिल्ली की भीड़भाड़ और हलचल के बीच विवेक का अपार्टमेंट एक छानबीन की चुप्पी से भरा हुआ था। उसके दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे होती थी, जब पहली किरणें उसकी खिड़की से छन कर आती थीं। हालांकि उसका अपार्टमेंट छोटा था, लेकिन इससे बाहर का दृश्य एक अलग दुनिया का आभास कराता था। हर सुबह की शुरुआत में उसकी निगाहें पड़ोसी के अपार्टमेंट की ओर स्वाभाविक रूप से चल जाती थीं। जैसे ही सुबह की ताजगी हवा में भर जाती, विवेक की निगाहें हमेशा की तरह मीरा की किचन खिड़की पर जाती थीं। मीरा का दिन सुबह 6 बजे से शुरू होता था। वह किचन टेबल पर बैठी होती, उसके हाथ में एक किताब होती और उसके लंबे सुनहरे बाल उसके चेहरे के सामने बिखरे होते। उसकी यह छवि एक आदत बन गई थी, जिसे विवेक ने न केवल देखा बल्कि महसूस भी किया था। उसकी आदतें और उसकी दिनचर्या अब विवेक की सुबह की चाय का हिस्सा बन चुकी थीं। मीरा की यह सुबह की तस्वीर इतनी आदर्श और शांतिपूर्ण लगती थी कि किसी को विश्वास ही नहीं हो सकता कि उसके पीछे एक गंभीर और दुख भरा जीवन छिपा हो सकता है। वह किताब में खोई हुई होती, जैसे पूरी दुनिया की चिंताओं से दूर हो, लेकिन विवेक की आंखें हमेशा उसके चेहरे की नजदीकी देखने की कोशिश करती। मीरा की सौम्यता और उसकी शांत अवस्था विवेक को गहराई से प्रभावित करती थी। जैसे ही अरुण की सुबह की गतिविधियां शुरू होती, विवेक की नजरें उसे पकड़ लेती। अरुण का आना और मीरा के साथ उसका बर्ताव पूरी तरह से अलग था। सुबह 7 बजे के आसपास
अरुण का चेहरा किचन में दिखता। मीरा की कोमलता के मुकाबले अरुण की ठंडक और कठोरता पूरी तरह से स्पष्ट होती। उसकी आंखों में नफरत और तिरस्कार का भाव होता। वह किचन में प्रवेश करता और मीरा के पास जाकर उसकी किताब को बंद कर देता। अरुण की गालियां और बर्ताव हर रोज की तरह जोरदार होते। उसकी आवाज में ऐसा जहर था कि मीरा की सिहरन उसके किचन खिड़की से भी महसूस की जा सकती थी। उसकी चिल्लाहट और गालियां इतनी कड़ी होती कि विवेक को कभी कभी सोचने पर मजबूर कर देती कि क्या वह सचमुच ऐसा कर रहा है। उसकी दहाड़ से साफ पता चलता था कि मीरा की स्थिति कितनी दयनीय हो चुकी थी। अरुण का यह व्यवहार रोजमर्रा का हिस्सा बन चुका था, जिससे मीरा की स्थिति की गंभीरता और बढ़ जाती थी। अरुण के जाने के बाद मीरा की स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती थी। अरुण द्वारा उसे बेदर्दी से बर्ताव के बाद मीरा अपनी किचन टेबल पर बैठी रहती। उसकी स्थिति पर विवेक की निगाहें हमेशा टिकी रहती। मीरा का शरीर कांपता हुआ, उसकी आंखें गहरी उदासी से भरी हुईं और उसका चेहरा दर्द और पीड़ा का सामना कर रहा था। उसकी आंखें लगभग हर समय बंद रहती, जैसे उसने खुद को अपनी तकलीफों से अलग कर लिया हो। विवेक ने देखा कि मीरा अपनी स्थिति से बाहर आने की कोशिश नहीं करती। उसकी यह शांत अवस्था और स्थिरता उसे और भी गहराई से छू जाती थी। विवेक की निगाहें हमेशा उसके चेहरे के उस हिस्से पर टिकी रहती जिसे अरुण ने बर्बाद कर दिया था। मीरा की आंखें, जो कभी चमकदार और जीवंत थीं, अब बस एक निर्जीव सी छवि रह गई थीं। विवेक की निगाहें मीरा की स्थिति को देखती थीं और उसका दिल उसके प्रति सहानुभूति से भर जाता था। मीरा की पीड़ा और उसकी दयनीय स्थिति ने विवेक को गहराई से प्रभावित किया। वह अपनी खिड़की से मीरा की हर गतिविधि को देखने के बाद अपने दिल में एक सशक्त गुस्सा और नाराजगी महसूस करता। उसे यह महसूस होता कि मीरा को इस क्रूरता से बचाने की आवश्यकता है, और यही उसके दिल में गहराई से बैठ गया। विवेक की दिनचर्या में मीरा की स्थिति की निरंतरता एक मानसिक बोझ बन गई थी। वह हर दिन मीरा के चेहरे की उदासी और उसके जीवन के कष्टों को महसूस करता था। मीरा की स्थिति के प्रति विवेक की सहानुभूति और गुस्सा बढ़ता गया। उसका दिल चाहता था कि वह मीरा की मदद कर सके और उसे इस स्थिति से बाहर निकाल सके। विवेक के मन में यह बात स्थापित हो गई थी कि मीरा को अरुण की क्रूरता से बचाना उसकी जिम्मेदारी बन गई थी। विवेक की निगाहों ने मीरा की पीड़ा को इतने करीब से देखा था कि अब उसे खुद को हर दिन इस कष्टदायक स्थिति से बाहर निकालने की ठान ली थी। उसकी निगाहों ने मीरा के जीवन की उस छवि को अपने दिल में अंकित कर लिया था और उसकी मदद करने का इरादा अब और भी मजबूत हो गया था। विवेक का मन लगातार मीरा की स्थिति को लेकर अशांत था। वह खुद को इस स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश करता, लेकिन मीरा की पीड़ा और अरुण की क्रूरता ने उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से झकझोर दिया था। विवेक की दिनचर्या अब पूरी तरह से मीरा की स्थिति के चारों ओर घूमती थी और उसका मन हर पल यही सोचता था कि कैसे वह अरुण को उसकी क्रूरता के लिए जवाबदेह ठहरा सकता है। एक दिन विवेक ने ठान लिया कि वह अरुण से मिलने जाएगा। उसकी सोच थी कि अगर वह सीधे अरुण से बातचीत कर सके तो शायद वह मीरा की मदद कर सके। विवेक ने योजना बनाई कि वह अरुण के अपार्टमेंट के दरवाजे पर जाकर उसे रोकेगा और अपनी बात साफ साफ बताएगा कि उसकी क्रूरता का असर मीरा पर पड़ रहा है। विवेक का निर्णय एक गंभीर और निर्णायक कदम था, जिसे उसने पूरी तरह से विचार करके लिया था। विवेक ने सुबह का समय चुना, जब अरुण की दिनचर्या का सबसे मुश्किल हिस्सा समाप्त हो चुका होता। उसे पता था कि अरुण सुबह के समय मीरा पर चिल्लाएगा और उसके बाद कहीं बाहर चला जाएगा। यही वह समय था जब विवेक अरुण के दरवाजे पर जा सकता था, ताकि उसकी प्रतिक्रिया को लेकर कोई शक न हो। उसने सुनिश्चित किया कि उसके पास कोई हथियार न हो, केवल अपनी बातें और अपनी मजबूती थी, जो उसे विश्वास दिला रही थी कि वह सही कर रहा है। सुबह का समय आया और विवेक ने अपने आप को तैयार किया। उसने एक हल्के लेकिन दृढ़ कदम से अरुण के अपार्टमेंट की ओर बढ़ा। जब उसने अरुण के अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाया तो उसे एक पल के लिए लगा कि शायद वह अपनी योजना को ठीक से पूरा कर लेगा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, अरुण की आंखें विवेक को घूरने लगीं। अरुण की आंखों में एक घातक चमक थी और उसका चेहरा ठंडा और अप्रभावित था।
अरुण ने विवेक को देखकर अपनी मुस्कान को समेट लिया। उसकी ठंडी नजरें विवेक को घूर रही थीं और उसका पूरा शरीर एक ऐसे व्यक्तित्व का परिचायक था जो किसी भी प्रकार की चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार था। विवेक ने अपनी बात शुरू की। नमस्ते अरुण, मैं विवेक हूं, आपके नए पड़ोसी। मैं यहां मीरा की स्थिति के बारे में बात करने आया हूं। मुझे लगता है कि आपकी क्रूरता ने उसकी जिंदगी को काफी मुश्किल में डाल दिया है। अरुण का चेहरा एक पल के लिए बदल गया। उसकी मुस्कान एक सख्त रुख में बदल गई और उसकी आवाज में ठंडक थी जो विवेक को तड़कते हुए संदेश की तरह महसूस हो रही थी। तुम्हें क्या लगता है, तुम मेरे जीवन के बारे में कैसे बात कर सकते हो? ये तुम्हारा मामला नहीं है। अरुण ने अपनी आवाज में ऐसे रुख को धारण किया जैसे वह पूरी तरह से नियंत्रित था। उसकी ठंडी और कड़ी आवाज ने विवेक को और भी चिंतित कर दिया। अरुण ने विवेक के पास आते हुए उसे एक सख्त और धमकी भरी नजर से देखा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम अपने नाकाम प्रयासों से बाहर निकल जाओ। तुम्हें पता होना चाहिए कि मीरा को समझाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर तुम यहां से नहीं गए तो मुझे अपने तरीके से तुम्हें बाहर निकालना पड़ेगा। विवेक ने महसूस किया कि अरुण की धमकी में एक वास्तविकता का डर था। उसकी आवाज में एक छिपी हुई हिंसा थी जो उसकी आत्मसंयम और नियंत्रण को दर्शाती थी। अरुण का व्यवहार स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा था कि वह विवेक को उसकी जगह दिखाने के लिए तैयार था। विवेक ने महसूस किया कि अरुण की क्रूरता की सीमा और भी गहरी हो सकती है और वह अपने आप को इस स्थिति से बाहर निकालने का प्रयास कर रहा था। अरुण की धमकी के बाद विवेक के मन में चिंता और भी गहराई से बैठ गई। अरुण की ठंडी और धमकी भरी प्रतिक्रिया ने विवेक को यह समझा दिया कि अरुण की क्रूरता की गहराई का पता लगाना आसान नहीं होगा। उसकी धमकी ने विवेक को यह महसूस कराया कि वह एक खतरनाक खेल में शामिल हो चुका है और अब उसे अपने अगले कदम को सावधानीपूर्वक तय करना होगा। विवेक ने सोचा कि उसकी बातचीत ने शायद अरुण को चिंतित कर दिया था और अब उसे अगला कदम सोच समझकर उठाना होगा। उसने महसूस किया कि अरुण की क्रूरता को चुनौती देने का तरीका और भी मजबूत और सुसंगठित होना चाहिए। वह जानता था कि अगर वह मीरा की मदद करना चाहता है तो उसे एक ठोस योजना और तैयारी के साथ आगे बढ़ना होगा। विवेक की चिंता और बढ़ गई थी और उसने ठान लिया कि वह अब अकेले इस लड़ाई को नहीं लड़ेगा। उसने सोचा कि उसे किसी से मदद लेनी होगी या एक और रणनीति तैयार करनी होगी ताकि वह मीरा की स्थिति को सुधार सके और अरुण की क्रूरता को सख्ती से चुनौती दे सके। विवेक की मानसिकता अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी योजना केवल एक बार की मुलाकात तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसने यह तय किया कि वह मीरा की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। विवेक की पहली मुलाकात के बाद अरुण से वह पूरी तरह से अवसादित और चिंतित था। अरुण की धमकी ने उसे मीरा की मदद के लिए और भी सतर्क बना दिया था। विवेक ने ठान लिया था कि शनिवार की सुबह मीरा से मिलना और उसे किसी भी तरह से सुरक्षित स्थान पर ले जाना उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। उसे अब यह समझ में आ गया था कि उसे केवल अरुण की धमकियों से बचना नहीं, बल्कि मीरा की जान को भी सुरक्षित करना होगा। साल की एक गर्म सुबह विवेक ने अपने आप को पूरी तरह से तैयार किया। उसने सोचा कि मीरा के साथ संपर्क स्थापित करना और उसे किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना ही उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उसके पास इस कार्य के लिए केवल एक ही दिन था और वह पूरी तरह से जानता था कि समय की कमी एक बड़ी चुनौती हो सकती है। विवेक ने सुनिश्चित किया कि उसके पास मीरा की मदद के लिए आवश्यक सभी चीजें हों और उसने एक योजना तैयार की कि कैसे वह मीरा को अरुण के नियंत्रण से बाहर निकाल सके। विवेक ने शनिवार की सुबह बहुत जल्दी उठकर अपनी योजना को लागू करने का सोचा। उसने अपनी आंखों से मीरा की खिड़की पर नजर रखी ताकि वह देख सके कि अरुण और मीरा का रूटीन कैसा रहता है। उसने देखा कि अरुण ने अपनी दिनचर्या के अनुसार मीरा को छत पर ले जाने की तैयारी की थी और विवेक ने तुरंत महसूस किया कि उसे अपने कदम तेजी से उठाने होंगे। विवेक ने देखा कि अरुण ने अपनी दिनचर्या के अनुसार मीरा को छत पर ले जाने के लिए तैयार किया। यह देखना विवेक के लिए एक गंभीर स्थिति थी
क्योंकि अरुण ने मीरा को छत पर ले जाते समय उसके साथ बेहद क्रूर व्यवहार किया। अरुण ने मीरा की व्हीलचेयर को घसीटते हुए छत की ओर ले जाने के दौरान उसे गालियां दी और धमकियां दी। विवेक ने देखा कि मीरा की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उसकी आंखें डर और चिंता से भरी हुई थीं और वह पूरी तरह से असहाय लग रही थी। विवेक ने ध्यान दिया कि अरुण ने अपनी क्रूरता को और बढ़ाते हुए मीरा को छत पर पटक दिया और उसे वहां अकेला छोड़ दिया। अरुण के जाने के बाद विवेक ने देखा कि मीरा छत पर अकेली बैठी थी और उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। मीरा की पीड़ा और डर ने विवेक को और भी अधिक चिंतित कर दिया। वह जानता था कि अगर वह मीरा की मदद करना चाहता है तो उसे तुरंत कदम उठाने होंगे। विवेक ने अपने आप को तैयार किया और छत की ओर बढ़ने के लिए निर्णय लिया। उसने सुनिश्चित किया कि कोई भी उसे देख न सके और उसने छत तक पहुंचने के लिए त्वरित और सधे हुए कदम उठाए। उसकी आंखें अब केवल मीरा को ढूंढने और उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने पर केंद्रित थीं। जैसे ही वह छत पर पहुंचा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने देखा कि मीरा छत पर अकेली बैठी थी और उसकी स्थिति बेहद भयानक थी। मीरा का शरीर पूरी तरह से निर्जीव और अवसादित लग रहा था। विवेक ने धीरे धीरे मीरा की ओर बढ़ते हुए उसे सावधानीपूर्वक छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मीरा की ओर बढ़ते हुए देखा, एक भीषण दृश्य उसके सामने आया। मीरा की हालत देखकर विवेक की आंखों में आंसू थे और उसकी आत्मा को गहरा आघात पहुंचा। मीरा की आंखें पूरी तरह से बंद थीं और उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे। उसकी त्वचा पीली और ठंडी थी और उसकी स्थिति को देखकर विवेक को गहरी चिंता और दुहक महसूस हुआ। जैसे ही विवेक ने मीरा को करीब से देखा, उसका दिल धड़कन से भर गया। मीरा की आंखें पूरी तरह से बंद थीं और उनकी जगह पर काले धागों से सिली गई थीं। उसकी आंखें देखने में पूरी तरह से ढकी हुई थीं और उसकी त्वचा पर ठंडक का एहसास हो रहा था। मीरा का चेहरा और शरीर पूरी तरह से निस्तेज था और विवेक को देखकर समझ आ गया कि उसकी स्थिति कितनी गंभीर थी। मीरा की जिंदगी की बचाने की विवेक की योजना पूरी तरह से विफल हो चुकी थी। उसकी हालत को देखकर विवेक को एहसास हुआ कि उसकी मदद का कोई भी प्रयास अब व्यर्थ हो सकता है। विवेक की आंखों में आंसू थे और उसकी आत्मा को गहरा आघात पहुंचा। मीरा की स्थिति को देखकर विवेक की मानसिक स्थिति पूरी तरह से बदल गई थी। उसकी सारी योजनाएं और आशाएं धराशायी हो गई थीं। वह अब केवल आघात और दुख महसूस कर रहा था। विवेक ने ठान लिया कि वह मीरा के लिए न्याय प्राप्त करेगा और अरुण को उसकी क्रूरता का सामना कराएगा। विवेक ने सोचा कि अब उसे पुलिस को सूचित करना होगा और मीरा की स्थिति की रिपोर्ट देनी होगी। उसने सोचा कि मीरा की मौत का जवाबदेही अरुण को ही उठानी होगी और उसे इस मामले को सुलझाने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। विवेक ने अपने आप को तैयार किया और छत से नीचे की ओर बढ़ने के लिए सोचा ताकि वह पुलिस को सूचित कर सके और मीरा की मृत्यु की जानकारी दे सके। जब विवेक ने छत पर कदम रखा, उसे मीरा की स्थिति देखकर एक गहरी चिंता और हताशा का एहसास हुआ। मीरा का शरीर काले धागों से सिलाई गई आंखों और बुरी तरह से सिली हुई मुंह की स्थिति में था। उसकी त्वचा की रंगत पीली और ठंडी हो गई थी और उसके शरीर पर खून के धब्बे फैले हुए थे। यह दृश्य उसकी आत्मा को गहरे आघात में डालने के लिए पर्याप्त था। विवेक के दिल में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई और उसकी आंखें अश्रुपूरित हो गईं। मीरा की आंखों की जगह पर काले धागों से सिली गई थीं, जिससे उसके चेहरे पर एक भयानक और अवास्तविक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उसकी नाक के अंदर एक कीड़ा रेंग रहा था जो उसके नथुनों के बीच यात्रा कर रहा था। मीरा के चेहरे पर कोई भी भावनात्मक संकेत नहीं था, सिर्फ एक निस्तेज और शून्य स्थिति। विवेक की आंखें खुली की खुली रह गईं और उसकी हिम्मत टूट गई। उसने महसूस किया कि मीरा की मौत कितनी भयानक और दुखद थी। विवेक की आंखों में आंसू थे और उसके दिल में एक भारी बोझ महसूस हो रहा था। उसकी आंखों के सामने मीरा की मृत स्थिति एक असहनीय दृश्य बन गई थी। वह उसे छूने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था और उसकी पूरी सोच गहरी चिंता और दुख से भरी हुई थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी योजना पूरी तरह से विफल हो गई थी और मीरा की मदद करने की उसकी सारी उम्मीदें समाप्त हो गई थीं। विवेक ने अपने कष्टदायक अनुभव को भुलाने की कोशिश की और अपार्टमेंट की ओर वापस बढ़ने का निर्णय लिया।
लेकिन उसकी आंखें अब भी छत पर मीरा की विकृत स्थिति की छवि को नहीं भूल पा रही थीं। जब वह अरुण के अपार्टमेंट में दाखिल हुआ तो उसे वहां के माहौल ने और भी अधिक अचंभित कर दिया। अपार्टमेंट के अंदर प्रवेश करते ही विवेक को एक असहनीय गंध महसूस हुई। कमरे में एक अजीब और खौफनाक सा माहौल था, जिसमें न केवल गंदगी और बदबू थी बल्कि एक अनजानी भयावहता भी थी। विवेक ने ध्यान से देखा कि किचन की खिड़की के पास एक मांस का हुक लटका हुआ था और उस पर मीरा की एक पैर लटक रही थी। पैर की स्थिति और उसकी खाल पर पड़ी खून की बूंदें एक भयानक दृश्य बना रही थीं। विवेक ने उस हुक पर लटकते मीरा के पैर को देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि अरुण की क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। अरुण ने मीरा के शरीर को पूरी तरह से अपमानित और विकृत किया था और उसकी हत्या को एक भयावह कर्मकांड में बदल दिया था। विवेक के मन में एक गहरा आक्रोश और क्रोध था। विवेक ने और भी अधिक घृणास्पद दृश्य देखे। उसने देखा कि किचन के फर्श पर खून की धब्बे फैले हुए थे और दीवारों पर खून के छींटे थे। उसके मन में ये विचार आए कि अरुण ने मीरा के साथ न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी अमानवीय बर्ताव किया था। इस दृश्य को देखने के बाद विवेक की मानसिक स्थिति और भी अधिक जटिल हो गई। उसकी भावना में गहरा गुस्सा और क्रोध था और उसने तय कर लिया कि वह अरुण को उसके की सजा देगा। उसने सोचा कि अरुण की क्रूरता और हत्या की इस अजीबोगरीब स्थिति को देखते हुए उसे उसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। विवेक ने ठान लिया कि वह अब बिना किसी संकोच के अरुण से बदला लेगा। उसने एक पुराने टूल बॉक्स में रखा एक बड़ा हथौड़ा निकाला और उसकी दिशा अरुण की ओर मोड़ी। विवेक ने अपने आप को पूरी तरह से तैयार किया और उसने सोचा कि उसे अरुण को अपनी सजा देने के लिए किसी भी सीमा तक जाना पड़ेगा। विवेक की मानसिक स्थिति अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने तय किया कि वह अरुण को उसकी क्रूरता का जवाबदेह ठहराएगा और उसे मीरा की हत्या के लिए दंडित करेगा। उसने अपनी योजना को लागू करने का निर्णय लिया और पूरी तरह से सुनिश्चित किया कि अरुण की हत्या का बदला उसे मिल सके। इस बीच विवेक के मन में केवल एक ही विचार था कि मीरा की मौत का प्रतिशोध लेना होगा। उसने सोचा कि अरुण की क्रूरता को देखकर वह खुद को और दूसरों को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। विवेक की आत्मा और मन में बस एक ही उद्देश्य था, अरुण को उसकी निर्दयता की सजा दिलाना। विवेक ने अपने दिल की धड़कनों को शांत करने की कोशिश की और अपनी पूरी ताकत को संकेंद्रित किया। उसके हाथ में एक भारी हथौड़ा था जो उसके निश्चय और प्रतिशोध की प्रतीक था। उसकी आंखों में गुस्से और आक्रोश की चमक थी और उसके दिमाग में केवल एक ही ख्याल था, अरुण को उसकी क्रूरता का हिसाब चुकता कराना। विवेक ने अरुण के अपार्टमेंट की ओर कदम बढ़ाया और ध्यानपूर्वक उसकी ओर बढ़ा। उसे अपनी योजना को लागू करने में कोई भी गलती नहीं करनी थी। उसने अपार्टमेंट के दरवाजे की ओर बढ़ते हुए अपने होशियार कदमों को बनाए रखा और जैसे ही उसने दरवाजे को देखा, उसने हथौड़ा को मजबूती से पकड़ा। विवेक ने धीरे धीरे दरवाजे का नॉब घुमाया और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वह अंदर घुसा, उसकी आंखों के सामने एक भयावह दृश्य था। अपार्टमेंट के अंदर का वातावरण पहले की तरह गंदा और असहनीय था। हर चीज पर खून और गंदगी की परत थी और यह सब विवेक के क्रोध को और भी उकसाने वाला था। विवेक ने ध्यानपूर्वक कमरे के अंदर झांका और अरुण को खोजने का प्रयास किया। उसे जल्द ही अरुण के स्वर सुनाई दिए, चिल्लाते हुए, गालियां देते हुए। अरुण के आवाज के साथ विवेक का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने हथौड़ा को मजबूती से पकड़ा और अरुण की ओर बढ़ते हुए तेजी से कदम बढ़ाए। विवेक ने कमरे के अंदर कदम रखा और उसकी आंखों ने अरुण को देखा। अरुण अपने सोफे पर बैठा था, उसकी आंखें नशे में बेताब और उसका चेहरा क्रोधित था। विवेक ने उसके चेहरे पर हमला करने की योजना बनाई और उसने हथौड़ा को पूरी ताकत से उठाया। अरुण की आंखें विवेक को देखती हैं और उसे पहले ही अंदाजा हो जाता है कि उसकी मौत अब नजदीक है। विवेक ने हथौड़ा को पूरी ताकत से अरुण के सिर पर मारा और एक तेज और क्रूर ध्वनि के साथ अरुण का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। अरुण का शरीर कठोर हो गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके चेहरे पर दर्द और अविश्वास की एक अंतिम छवि बनी रही। अरुण की हत्या के बाद विवेक की धड़कनें और भी तेज हो गईं।
उसने अपनी योजना को तेजी से लागू किया और वहां से भागने का निर्णय लिया। उसके मन में केवल एक ही ख्याल था, जल्दी से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना और कोई भी सबूत छोड़ने से पहले अपार्टमेंट से बाहर निकलना। विवेक ने अरुण के शव को एक बार फिर देखा और उसका दिल द्रवित हो गया। उसने अपने मन को एक बार और संयमित किया और अपार्टमेंट से बाहर जाने के लिए तेजी से कदम बढ़ाए, लेकिन उसकी हर गति के साथ उसकी आंखों में गुस्सा और आक्रोश की लहरें दौड़ रही थीं। जब विवेक अपार्टमेंट से बाहर निकला तो उसके कदम तेज थे और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। उसने सोचा कि उसे जल्दी से अपनी अपार्टमेंट में वापस लौटकर अपने कपड़े बदलने होंगे ताकि पुलिस आने से पहले कोई भी सबूत न बचे। लेकिन विवेक की किस्मत ने उसे एक और चुनौती दी। विवेक ने जैसे ही अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला और अंदर घुसा, उसने पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनी। उसकी धड़कनें और भी तेज हो गईं। पुलिस के आने की आवाज सुनकर विवेक का दिल थम सा गया। उसने सोचा कि अब उसे जल्दी से सबूत छिपाने और खुद को बचाने की योजना बनानी होगी। विवेक ने अपनी पूरी ताकत से अपने खून से सने कपड़े उतारे और उन्हें जल्दी से नष्ट किया। उसने अपने हाथों और चेहरे को अच्छे से धोया और अपने अस्तित्व को बदलने के लिए तैयार हो गया। विवेक का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसने सोचा कि उसे किसी भी हाल में पकड़ा नहीं जाना चाहिए। पुलिस की गाड़ियां बाहर आईं और विवेक ने देखा कि पुलिस अधिकारी तेजी से अरुण के अपार्टमेंट की ओर बढ़ रहे थे। विवेक ने अपने आप को शांत करने की कोशिश की और सोचा कि पुलिस को अपने अपार्टमेंट के अंदर कुछ भी संदेहजनक नहीं मिलना चाहिए। उसने जल्दी से सब कुछ ठीक किया और पुलिस के आने की प्रतीक्षा की। पुलिस ने अरुण के अपार्टमेंट में प्रवेश किया और विवेक की चिंता बढ़ गई। उसने देखा कि पुलिस अधिकारी तेजी से अपार्टमेंट की जांच कर रहे थे और उसकी उम्मीदें धीरे धीरे कम होने लगीं। उसने सोचा कि अब केवल समय की बात है कि पुलिस को अरुण के शव और अपार्टमेंट के अंदर मिले सबूत मिल जाए। जब पुलिस ने अपार्टमेंट की पूरी जांच की और विवेक के अपार्टमेंट की ओर बढ़े तो विवेक ने अपने आप को नियंत्रित किया और पुलिस की हर गतिविधि पर नजर रखी। उसने सोचा कि अब उसे पुलिस से बचने का कोई भी तरीका निकालना होगा ताकि उसकी सच्चाई सामने न आ सके। अरुण के अपार्टमेंट की खोज पूरी तरह से विवेक के अस्तित्व को खतरे में डाल रही थी। पुलिस अधिकारी गंभीर और सजग अपार्टमेंट की हर कोने की बारीकी से जांच कर रहे थे। गंदगी और खून से भरा अपार्टमेंट एक भयानक दृश्य प्रस्तुत कर रहा था और विवेक के द्वारा छोड़े गए सबूत पुलिस के लिए स्पष्ट थे। पुलिस ने अरुण के शरीर को जल्दी से खोजा और उसकी जांच के दौरान उनके चेहरे पर सख्ती और आश्चर्य था। अरुण का शव, जिसे विवेक ने हथौड़े से मारा था, अब पूरी तरह से शवगृह की ओर ले जाया जा रहा था। अरुण की हत्या की भयावहता ने पुलिस को एक जटिल और संवेदनशील मामले में फंसा दिया था। पुलिस ने अपार्टमेंट की गहन जांच जारी रखी और हर एक वस्तु और गंदगी का विश्लेषण किया। मीरा के विकृत शरीर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें इस अपराध की गहराई से समझना था। विवेक के द्वारा छोड़े गए खून के निशान, मांस के हुक पर मीरा के पैर और अन्य खौफनाक वस्तुएं पुलिस के लिए एक सख्त प्रमाण थीं कि इस मामले में कुछ गंभीर मुद्दे थे। पुलिस ने आंतरिक जांच के बाद मीरा के शव को भी खोजा। जब उन्होंने मीरा के शरीर को छत पर से ढूंढा तो उनका दिल कांप गया। मीरा की स्थिति अत्यंत विकृत और भयावह थी। उसकी आंखें, जिनमें केवल काले सिलाई की लाइनें थीं, और उसके शरीर के अन्य हिस्से, जो उसके पति द्वारा निर्मित क्रूरता की गवाह थे, ने पुलिस के काम को और भी कठिन बना दिया था। पुलिस अधिकारी इस हत्या के पीछे की मानसिकता और अरुण की क्रूरता को समझने की कोशिश कर रहे थे। मीरा की दयनीय स्थिति ने उन्हें और भी चिंतित कर दिया। वे इस घिनौने अपराध को सुलझाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध थे और इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। जब विवेक ने अरुण की हत्या की तो उसकी आत्मरक्षा की भावना उसे लगातार सताती रही। उसने पुलिस की खोज के साथ साथ अपनी छवि को सुरक्षित रखने के लिए कई प्रयास किए। उसकी योजनाओं के अनुसार उसने तुरंत अपने खून से सने कपड़े नष्ट किए और खुद को पूरी तरह से साफ किया। विवेक ने सोचा कि पुलिस उसके अपार्टमेंट में किसी भी संदिग्ध चीज को न खोजे, इसलिए उसने अपने अपार्टमेंट को पूरी तरह से व्यवस्थित किया।
उसने हर चीज को ऐसे रखा जैसे कि कुछ भी घटित नहीं हुआ हो और खुद को पूरी तरह से छिपाने के लिए तैयार किया। विवेक ने अपने कार्यों को इस तरह से अंजाम दिया कि पुलिस को कोई भी संदिग्ध गतिविधि नहीं मिले। उसने अपने अपार्टमेंट की जांच के दौरान पुलिस को यह यकीन दिलाया कि वह इस अपराध में शामिल नहीं था। विवेक की चिंता और तनाव इस समय चरम पर था और उसने हर संभव तरीके से अपनी निर्दोषता साबित करने का प्रयास किया। मीरा की हत्या के बाद उसकी अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो गई। इस प्रक्रिया ने विवेक के दिल को गहराई से छू लिया। मीरा के अंतिम संस्कार में उसकी उपस्थिति ने उसे एक बार फिर उसके अपराध और उसकी भावनाओं की गहराई से सामना कराया। विवेक ने अंतिम संस्कार के दौरान एक भीषण दुख और क्षोभ महसूस किया। उसने खुद को अंतिम संस्कार में शामिल किया और मीरा की अंतिम यात्रा को देखता रहा। मीरा का शव, जो एक बंद कफन में रखा गया था, उसकी दयनीय स्थिति का एक अंतिम उदाहरण था। विवेक ने देखा कि लोग मीरा को अंतिम सम्मान दे रहे थे और उसके चेहरे पर एक गहरा शोक था। विवेक ने भीड़ में अपनी उपस्थिति छुपाने की कोशिश की। उसने काले रंग के कपड़े पहने और एक कोने में खड़ा हो गया। उसकी आंखें गहरी पीड़ा और अपराध बोध से भरी हुई थीं। मीरा की अंतिम यात्रा ने उसे और भी बेचैन कर दिया और उसने सोचा कि उसे कभी भी मीरा की आत्मा को शांति नहीं मिल सकेगी, क्योंकि उसने उसके जीवन को इतनी क्रूरता से समाप्त कर दिया। विवेक ने अपने दिल को संजीवनी देने की कोशिश की, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा और मन दोनों ही शोक और अपराध बोध से भरे हुए थे। मीरा की मौत ने उसे एक और कठिन स्थिति में डाल दिया था और उसने सोचा कि क्या उसे कभी भी इस अपराध के लिए मुक्ति मिलेगी। मीरा की मृत्यु और उसके बाद की घटनाओं ने विवेक के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। दिल्ली में बिताए गए दिनों की हर एक याद, मीरा की निर्मम हत्या और उसके अंतिम संस्कार के दृश्य उसकी आत्मा को स्थिरता की तलाश में डाल चुके थे। विवेक ने महसूस किया कि उसे इस शहर को छोड़कर कहीं दूर जाना होगा, जहां वह अपने अतीत की खौफनाक यादों से दूर रह सके। विवेक ने दिल्ली छोड़ने का निर्णय लिया और अपने पास मौजूद सभी सामान को एक नई जगह पर ले जाने का निर्णय किया। उसने खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से पुनः संगठित करने की आवश्यकता महसूस की। उसके लिए एक नई शुरुआत करना और पुराने शहर की काली छायाओं से मुक्त होना अत्यंत आवश्यक था। विवेक ने एक छोटे से गांव में जाने का फैसला किया, जहां वह अपने जीवन की अगली पारी शुरू कर सके। उस नए स्थान की हर एक चीज में विवेक को मीरा के साथ बिताए हुए दिनों की कल्पनाएं और उसकी यादें खुली हुई लग रही थीं। उसने एक छोटे से गांव में एक पुराने घर को खरीदने की योजना बनाई। यह घर, जो एक पुराने समय की सुंदरता को दर्शाता था, उसे मीरा के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक आदर्श स्थान लगा। उस नए घर के बारे में विवेक ने बहुत सी योजनाएं बनाई। उसने सोचा कि उस घर को सजाने में मीरा की पसंदीदा चीजें शामिल करेगा, जैसे कि सुंदर फूलों के बगीचे, एक शांत कोना पढ़ने के लिए और एक छोटी सी जगह जहां वह दोनों मिलकर अपने सपनों की बात कर सकें। विवेक ने यह तय किया कि वह अपने नए घर को इस तरह से सजा देगा कि मीरा की आत्मा को वहां शांति मिल सके। विवेक ने नए घर के लिए कई योजनाएं बनाई। उसने सोचा कि वह एक छोटे से बगीचे की व्यवस्था करेगा, जहां मीरा की पसंदीदा फूलों की किस्में होंगी। उसने अपने नए घर में एक पुस्तकालय भी बनाने का निर्णय लिया, जिसमें मीरा की पसंदीदा किताबें और उसके द्वारा पढ़ी गई किताबों का संग्रह होगा। इन सभी चीजों के साथ विवेक ने सोचा कि वह उस घर को एक ऐसा स्थान बनाएगा जहां मीरा की आत्मा को शांति मिले और वह खुद को नई शुरुआत की ओर ले जा सके। विवेक के नए घर के लिए तैयारियों के बीच उसकी भावनाएं और विचार लगातार मीरा की यादों के चारों ओर घूमते रहे। मीरा की मौत के बाद विवेक की जिंदगी में एक खालीपन और अपराध बोध का अंधकार छा गया था, लेकिन अब उसने अपने नए घर में मीरा के साथ भविष्य की कल्पनाएं बनानी शुरू कर दी थीं। विवेक ने मीरा के साथ बिताए हुए पल और उसकी बातें सोचकर अपने नए घर में उसके सपनों को जीवित रखने की कोशिश की। उसने सोचा कि कैसे मीरा की हंसी और उसकी बातों की गूंज नए घर में समाहित हो सकती है। उसके मन में एक सपना था कि वह अपने नए घर को एक ऐसा स्थान बनाए जहां मीरा की आत्मा को शांति मिले और वह खुद अपने अपराध बोध और दुख को कम कर सके।
विवेक ने नए घर में मीरा के लिए एक विशेष स्थान तैयार किया। उसने सोचा कि वह उस जगह को मीरा की पसंदीदा चीजों से सजाएगा और वहां उसकी तस्वीरें रखेगा। उसने नए घर में एक कोना तैयार किया जहां वह मीरा की पसंदीदा किताबें रखेगा और वहां बैठकर उसे याद करेगा। विवेक ने अपने दिल की गहराइयों से सोचा कि कैसे वह मीरा के बिना भी अपने जीवन को संजीवनी दे सके और उसे अपने नए जीवन में समाहित कर सके। विवेक के मन में मीरा के साथ बिताए हुए पल हमेशा ताजे थे। उसकी यादें उसके दिल में गहराई से बसी हुई थीं और उसने महसूस किया कि मीरा की आत्मा हमेशा उसके साथ रहेगी। उसने सोचा कि जब वह अपने नए घर में रहेगा तो मीरा की यादें उसे हमेशा प्रेरित करेंगी और उसकी आत्मा को शांति प्रदान करेंगी। विवेक की नई शुरुआत के बाद उसकी मानसिक स्थिति और भावनात्मक स्थिति में एक नई दिशा का संकेत मिल रहा था। उसने अपने अतीत की गहरी दर्दनाक यादों को छिपाने और खुद को एक नई शुरुआत के लिए तैयार करने का प्रयास किया। हालांकि उसकी आत्मा में एक काली छाया अभी भी मौजूद थी जो मीरा की मौत की निराशा और अपराध बोध से जुड़ी थी। विवेक का जीवन अब नए घर में बसने के साथ एक नई दिशा में चल रहा था। नए घर की सजावट, मीरा की पसंदीदा चीजें और उस घर की हर एक चीज उसके दिल के करीब थी। उसने उस घर को मीरा के सपनों के अनुरूप सजाने की पूरी कोशिश की ताकि वहां मीरा की आत्मा को शांति मिल सके और वह खुद अपने अतीत की गहरी छाया से बाहर निकल सके। फिर भी विवेक की मानसिक स्थिति में एक अंतर्निहित चिंता बनी हुई थी। वह अपने अतीत को पूरी तरह से भूल नहीं पा रहा था। मीरा की मौत की सच्चाई और उसके साथ बिताए हुए हर पल ने उसकी आत्मा को हमेशा के लिए प्रभावित कर दिया था। उसके दिमाग में मीरा की दर्दनाक यादें लगातार घूमती रहती थीं और उसने अपने नए जीवन में मीरा को पकड़ने की योजना बनाई थी। विवेक ने अपने नए घर को मीरा के सपनों के अनुरूप सजाने के बाद एक विशेष योजना बनाई। उसने तय किया कि वह मीरा को अपनी योजना के अनुसार अपने नए घर में लाएगा और उसे अपने सपनों को पूरा करने का एक अंतिम प्रयास करेगा। वह अपनी योजना को पूरी तरह से लागू करना चाहता था ताकि मीरा की आत्मा को सुकून मिल सके और उसकी आत्मा को शांति मिले। विवेक ने नए घर को सजाने के साथ साथ एक विशेष जगह तैयार की थी। इस जगह पर मीरा की पसंदीदा किताबें, उसकी तस्वीरें और उसकी पसंदीदा चीजें रखी गई थीं। विवेक ने उस जगह को विशेष रूप से तैयार किया था ताकि वह मीरा की आत्मा को अपने साथ महसूस कर सके और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा सके। विवेक की योजना में एक महत्वपूर्ण हिस्सा था मीरा की आत्मा को अपने नए घर में लाना। उसने सोचा कि मीरा को अपनी आत्मा की शांति देने के लिए उसे अपनी योजना के अनुसार अपने नए घर में लाना आवश्यक था। इसके लिए उसने एक रात का समय तय किया जब वह अपने नए घर को पूरी तरह से अंधेरे में रखेगा और मीरा की आत्मा को वहां लाने का प्रयास करेगा। विवेक ने अपने नए घर की सभी खिड़कियों और दरवाजों को बंद कर दिया और घर को अंधेरे में बदल दिया। उसने मीरा की पसंदीदा किताबें और चीजें उसकी खास जगह पर रखी और उसकी आत्मा को वहां लाने के लिए एक विशेष पूजा आयोजित की। वह पूजा के दौरान मीरा की आत्मा को अपने नए घर में लाने की प्रार्थना करता रहा ताकि मीरा को शांति मिल सके और उसके सपने पूरे हो सके। रात के अंधेरे में विवेक ने मीरा की आत्मा को अपने नए घर में लाने की पूरी कोशिश की। उसने मन ही मन सोचा कि यदि मीरा की आत्मा उसकी प्रार्थना का उत्तर देगी तो उसे एक नई दिशा मिलेगी और वह अपने अतीत की काली छाया से बाहर निकल सकेगा। विवेक ने उम्मीद की कि इस विशेष रात में मीरा की आत्मा उसे शांति प्रदान करेगी और उसकी जीवन की यात्रा को एक नई दिशा देगी। विवेक की योजना की पूर्णता के बाद उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा को एक नई शांति मिली है। उसने अपने नए घर को मीरा के सपनों के अनुसार सजाने में सफल रहा और अपनी योजना को पूरी तरह से लागू किया। हालांकि उसकी मानसिक स्थिति में अभी भी मीरा की यादें और उसकी आत्मा की तलाश बनी हुई थी। विवेक की कहानी एक गहरी भावनात्मक यात्रा की ओर इशारा करती है। उसने अपने अतीत की दर्दनाक यादों से छुटकारा पाने के लिए एक नई शुरुआत की और अपने नए घर में मीरा की आत्मा को शांति देने की पूरी कोशिश की। उसकी योजना, उसके नए घर की सजावट और मीरा की आत्मा की तलाश ने उसकी आत्मा को एक नई दिशा दी और उसके जीवन की यात्रा को एक नई दिशा में मोड़ा। विवेक ने अपने नए घर में मीरा की आत्मा को लाने के प्रयास में
अपनी सारी भावनाएं और उम्मीदें डालीं। उसकी कहानी का समापन एक नई शुरुआत का संकेत देता है, जिसमें उसने अपने अतीत की काली छाया को पीछे छोड़कर एक नई दिशा में कदम रखा। विवेक की कहानी एक गहरी आत्मा की खोज और एक नई शुरुआत की प्रतीकात्मकता का संकेत देती है, जो उसकी यात्रा की अंतिम परिणति को दर्शाती है। तो दोस्तों, यह थी आज की भयानक कहानी। उम्मीद है आपने इसे पूरा सुना और यह आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आगे आप किस प्रकार की कहानियां सुनना चाहते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।